चलिए बेटे चैप्टर 2 का यूनिट नंबर 4 अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। देखिए अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हम लोग ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली कि गवर्नमेंट कैसे कैसे कंट्रोल करने के स्टेप्स करती है, मार्केट फेलियर क्या होता है, गवर्नमेंट मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए क्या करती है। अब हमें ये पढ़ना है कि जब गवर्नमेंट उन्हें ठीक करती है तो ठीक करने के लिए जो पॉलिसी अपनाती है वो कौन सी है। यानी चैप्टर 2 की यूनिट 4 में जाके हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं। इनफैक्ट अगले चैप्टर से, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है, मैं अगर आपको एक बार शॉर्ट में बताऊं कि फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आता है, तो मैं यूं कहूंगा कि गवर्नमेंट का जितना भी बजट बनता है, देखो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स देखती है, गवर्नमेंट अपने बजट्स को देखती है, गवर्नमेंट अपनी बोरोविंग्स वगैरह को देखती है, कितना पैसा कहां से बोरो करना है। बजट में तो एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, बोरोविंग सब आ जाती हैं। पब्लिक डेट कितनी गवर्नमेंट को लेनी है, गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग कहां से करनी है, ये उन सब के निर्णय है। बेसिकली मैं यूं कहूं कि गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के टैक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं हम इस पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे यूनिट के अंदर। तो पहला तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट जो अपना बजट बनाती है वो क्या सोच के बनाती है। तो देखिए पहली बात, ज्यादातर सभी देश, क्योंकि वैसे तो चेंज हो सकता है अलग अलग देशों के लिए, पर ज्यादातर देश अपने पास फुल एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। प्राइजेस की स्टेबिलिटी, याद है जैसे हमने गोपी बॉस पढ़ा था, लगभग वही चाहते हैं। भाई एक बात सिंपल सी है कि हम सभी के सभी लोग ग्रोथ चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, ऑप्टिमम आउटपुट चाहते हैं, प्राइजेस की स्टेबिलिटी चाहते हैं। और हो सकता है कि हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो एक दूसरे को पे करनी है दूसरे देशों को, उनको स्टेबल रखना चाहते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रखना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से हुई है। बोलिए बात समझ आ गई। फिर इन सब के बारे में बात हो गई, ये बताया गया है कि डेवलप्ड नेशन में क्या चाहिए, अंडर डेवलप्ड नेशन में क्या चाहिए। फिर ये बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स कौन से होते हैं, डिस्क्रिशनरी पॉलिसी, जो स्टेबलाइजर्स या डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। देखो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स वो होते हैं जब इकोनॉमी ऊपर या नीचे जाए। बेटा कभी कभी इकोनॉमी डिप्रेशन में जाने लगती है, रिसेशन में जाने लगती है, कभी कभी इकोनॉमी रिकवरी के फेस पे होती है, इन्फ्लेशन के फेस पे होती है, जब ऊपर जा रही होती है। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ये अपने आप काम करते हैं। बेटे ऑटोमेटिक कहने का मतलब होता है अपने आप चलेंगे। जैसे आपने ऑटोमेटिक गाड़ी चलाई है कभी, ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या होता है, आपको गियर नहीं डालना पड़ता, आप बस बैठो, रेस दो, खटाखट भागती है। दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक कार, क्योंकि उसमें आपको गियर खुद नहीं डालना। बिल्कुल वैसे ही ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें गवर्नमेंट को एफर्ट नहीं करना पड़ता, गवर्नमेंट को कुछ चेंज नहीं करना पड़ता। पॉलिसी ऐसी बनी हुई है कि वो अपने आप ही एडजस्ट करेगी। अगर इन्फ्लेशन हो रही होगी, महंगाई हो रही होगी, तो वो अपने आप ही डिमांड को कम करने का काम करेगी। और अगर गिरावट हो रही होगी तो अपने आप ही इकोनॉमी को उठाने का काम करेगी। ऑटोमेटिक है। और जबकि डिस्क्रिशनरी मतलब होता है जिसे गवर्नमेंट सोच समझकर खुद लगाती है। गवर्नमेंट सोच समझकर यूज करेगी। जैसे एग्जांपल लो, टैक्स जो है वो एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लोगों की, अपने आप टैक्स हैवी हो जाएगा, अपने आप ही टैक्स का रेट, आपको पता ना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फॉलो होती है इंडिया में। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी अपने आप टैक्स ज्यादा लगने लग जाएगा उन पे। तो ये ऑटोमेटिक है। पर चेंज इन टैक्स रेट ये डिस्क्रिशनरी है, कि टैक्स रेट गवर्नमेंट को चेंज कब करना है ये गवर्नमेंट सोचती है। तो वो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी है। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो नॉन डिस्क्रिशनरी है, और इसका मतलब ये होता है ये बिल्ट इन मैकेनिज्म है, यानी हमारी इकोनॉमी के अंदर ही लगे होते हैं, ये ऑटोमेटिकली चलते हैं। गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली दे टेंड टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशंस इन जीडीपी, जीडीपी की फ्लक्चुएशंस को अपने आप ही ठीक कर देते हैं। यानी अगर जीडीपी कम हो रहा होगा तो बढ़ा देंगे, बढ़ रहा होगा तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा तो कम कर देंगे। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। द टेंडेंसी फॉर इंक्रीजिंग जीडीपी, बेटा अगर इंक्रीजिंग टेंडेंसी, अगर जीडीपी फॉल हो रहा होगा तो ये उसे उठाएंगे, और अगर फॉल कराएंगे, कम करेंगे अगर वो बढ़ रहा होगा। मतलब दोनों तरफ से बैलेंस रखते हैं, ना ज्यादा बढ़ने देते हैं, बढ़ रहा होगा बहुत ज्यादा तो कम कर देंगे, कम हो रहा होगा बहुत ज्यादा तो बढ़ा देंगे। जैसे इसमें पर्सनल इन टैक्सेस सारे के सारे जो होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स जो होती है गवर्नमेंट की, चाहे पर्सनल टैक्स हो, चाहे हम लोगों का इंडिविजुअल्स का टैक्स हो, चाहे कंपनियों का टैक्स हो, चाहे ट्रांसफर पेमेंट्स हो, सब इसमें आ जाती हैं। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स कैसे काम करते हैं देखिए, रिसेशन के टाइम पे, रिसेशन क्या होता है जब इकोनॉमी डूब रही होती है। बेटे आपको पता है ना रिसेशन क्या होता है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होती है जितनी होनी चाहिए उससे, तो गवर्नमेंट का काम होता है डिमांड को बढ़ाना। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, टैक्सेस को कम करेगी। तो बेटा ये ऑटोमेटिकली देखो, जब रिसेशन हो रही होगी तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होने से अपने आप ही टैक्स कम देने पड़ेंगे और उन्हें रिफंड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। भाई जब किसी की इनकम कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका टैक्स का रिफंड आने लग जाएगा। उल्टा पहले सरकार उससे टैक्स ले रही थी, अब सरकार उसे वापस दे रही है एक तरह से। तो इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाएंगे अपने आप ही। और लिमिटिंग द डिक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम है लोगों की,
पहले गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे नॉर्मली हम लोग के साथ क्या होता है, जितना पैसा आपसे फीस में मिलता है उसमें 50% तो चला ही जाता है, पहले 18% जीएसटी चला गया, बचा हुआ टैक्स में चला गया। तो बेटा इस सबसे क्या होता है, बेसिकली हमारी डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम हो जाती है। पर अगर रिसेशन आएगा देश में तो उल्टा कर देगी गवर्नमेंट टैक्स इसको कम करना चाहेगी, मतलब हमारी इनकम ही कम हो जाएगी। जब इनकम कम हो जाएगी तो डिस्पोजेबल इनकम की परसेंटेज बढ़ जाएगी। सर ये कैसे? देखो एक बात हो, जब आप ज्यादा कमाओगे तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा सरचार्जेस लगेंगे, बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, आपके ऊपर लगभग 35-37% का टैक्स पड़ने लग जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, जब आप इतना हैवी टैक्स पे कर रहे होगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी। पर अगर सोचो कोई व्यक्ति कम कमाए, मानो कि किसी व्यक्ति की कमाई कम होते होते 10-20 लाख पे पहुंच गई एनुअल, अब जब इतनी कम कमाई करोगे तो फिर आपका टैक्स रेट ही सिर्फ 30% पे रहेगा, सरचार्ज लगेंगे ही नहीं, तो आपका टैक्स कम हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। ऑलराइट, जैसा रिसेशन में होता है एक्सपेंशन में बिल्कुल इससे उल्टा होता है, एक्सपेंशन में बिल्कुल इससे उल्टा, बिल्कुल उल्टा चलता है। फिर आता है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। बेटा अब देखो, पहले हम टॉपिक ए पढ़ रहे थे, ऑटोमेटिक पढ़ रहे थे, ऑटोमेटिक कि सर ऑटोमेटिकली कौन सा चलता है। डिस्क्रिशनरी वो है जिसे गवर्नमेंट सोच समझ के खुद चलाती है। इसमें आएगा चेंज इन द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। बेटा गवर्नमेंट अपने खर्चों को देखभाल के करती है। एक बात बताओ, अगर एक इकोनॉमी नीचे जा रही है, रिसेशन जा रही है, तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्चे करेगी ताकि धीरे धीरे करके इकोनॉमी ऊपर जाए। गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाएगी अपने, अगर इकोनॉमी डूब रही है तो इकोनॉमी में डिमांड चाहिए, इकोनॉमी में पैसा फूकना है, मतलब लगाना है पैसा ताकि ऊपर जाए, तो गवर्नमेंट खर्चे करेगी और वहीं पर टैक्स रेट्स को कम करेगी यूजुअली, और ताकि इंप्लॉयमेंट एंड प्राइसेस बढ़ने लगे। ठीक है जी, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, तो ये डिस्क्रिशनरी के बारे में डिस्कस हो गया। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी बाय, गवर्नमेंट कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करती है। पहले बात बेटा, लेवल ऑफ टैक्सेस एंड टाइप ऑफ टैक्सेस, कितनी तरह के टैक्स लगाएगी वो भी मैटर करता है, और कितना परसेंटेज पे टैक्स लगाएगी वो भी मैटर करता है। एक्सटेंट एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ स्पेंडिंग, इसका ये मतलब है कि आप कैसे खर्च करेंगे अपनी इनकम को, आप अपनी इनकम को कैसे खर्च करेंगे वो भी मैटर करता है। एक्सटेंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ स्पेंडिंग मतलब आप कैसे उस पैसे को खर्च करेंगे। क्वांटिटी एंड द फॉर्म ऑफ बोरोइंग, बेटा क्वांटिटी एंड फॉर्म ऑफ बोरोइंग मतलब आपके पास जो गवर्नमेंट है, बेटे गवर्नमेंट की बात अगर बताऊं, देखो हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट टैक्स कहां से लेगी, ये गवर्नमेंट की इनकम है। फिर गवर्नमेंट अपने खर्चों को देखेगी कि उतने खर्चा कहां करना है, फिर बोरोइंग कहां से करनी है। सर बोरोइंग क्यों करती है गवर्नमेंट? बेटा बोरोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बात बताओ, आप लोग सब एनएससी खरीदते हो, कोई बॉन्ड्स खरीदते हो, ट्रेजरी बॉन्ड्स में अगर कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, बच्चे सरकारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा किसके पास जाता है? वो गवर्नमेंट के पास जाता है, वो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स है। ये वो 3 टूल्स हैं एक तरीके से मैं ये कहूं जो गवर्नमेंट यूज करती है। अब आगे देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चीजों को डायरेक्टली और कुछ चीजों को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। देखो आपको याद है जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, याद आया? इन सब में एक बात ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट इसको यानी अपनी डिमांड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, इसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। भाई ऑब्वियस बात है, अपनी डिमांड बढ़ानी की घटानी उसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर लेगी सरकार, और बाकी सबकी जो डिमांड है ये वाली, इन सबको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, इन तीनों को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। यही बात नीचे लिखी है। अब आगे आइए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यही मैं बता रहा था आपको कि टूल्स कौन से हैं फिस्कल पॉलिसी के, यही ऊपर मेंशन है, यही नीचे मेंशन है। गवर्नमेंट के पास 3 हथियार हैं। पहला हथियार है अपना खर्चा। गवर्नमेंट अपने खर्चे को बढ़ाकर या घटाकर इकोनॉमी को चेंज करती है। अगर रिसेशन है तो गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएगी, अगर ऑलरेडी इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, तो गवर्नमेंट अपना पैसा वापस लेने की कोशिश करेगी, खर्चे कम कर देगी। ऐसे ही पब्लिक डेट का मतलब है लोगों का पैसा जो सरकार के पास पड़ा है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। फिर गवर्नमेंट बजट कैसा बनाएगी, सरप्लस बनाएगी, डेफिसिट बनाएगी, बैलेंस बनाएगी, वो सब पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट के ये 3 टूल्स हैं, मतलब मैं ये कहूं कि तीनों हथियार है सरकार के इकोनॉमी को बैलेंस रखने के लिए। इसमें पहला आ जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा सबसे पहला बड़ा सा एक रोमन नंबर डालो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। यहां से पता है कहां तक बात होगी, ये पूरा का पूरा यहां तक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो रही है। यहां तक आइए पढ़ते हैं। पहली बात, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होती है बेटा? देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है वो इनकम जनरेटिंग होता है। क्यों? क्योंकि देश में जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी तो वो पैसा लोगों के पास जाएगा, लोग उस पैसे को और खर्च करेंगे, तो पैसा कई मल्टीपल टाइम्स इनकम जनरेट करता है। तो ये इनकम जनरेटिंग होता है। ऑब्वियसली आता है जब गवर्नमेंट अपना पैसा मार्केट में लेकर आती है तो पैसा कई बार घूमता है।
इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सच एज, इसमें कौन कौन से आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है, रिलीफ वर्क भी आता है, सभी तरह के नीचे आते हैं बेटा, जैसे बता रहे नीचे करंट एक्सपेंडिचर आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स आती हैं। करंट एक्सपेंडिचर जैसे एग्जांपल लो, सैलरी टू पुलिस, अब पुलिस को सैलरी देनी है, वो एक करंट एक्सपेंडिचर है, वो हर बार होता रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब है जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कोई डैम बनवाया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है गवर्नमेंट, या फिर मान लो कि गवर्नमेंट आपको ओल्ड एज पेंशन दे रही है, आपने कभी सरकार के लिए काम नहीं किया पर बुजुर्ग लोगों को इंडिया में पेंशन मिलती है, थोड़ी सी मिलती है चाहे लेकिन मिलती है। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर टुवर्ड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट इन तीनों में खर्चा करती है। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। जब आप कैपिटल नेचर के खर्चे करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा एक बात और, गवर्नमेंट रिसेशन के दौरान क्या करती होगी, सोच के बताना। गवर्नमेंट रिसेशन के दौरान क्या करती होगी, ऑब्वियस ही बात है रिसेशन के दौरान अपने खर्चे बढ़ा देती होगी। डायरेक्टली जेनरेट इनकम, बेटा गवर्नमेंट इनकम जेनरेट करती है, लोगों को पैसा देती है। उससे क्या होता है, लेबर एंड द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल सर्विसेज बाय इंक्रीजिंग डिमांड। बेटा गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी इंक्रीजिंग करती है अपनी एक्सपेंडिचर, तो लोगों की इनकम बढ़ती है। एक बात बताइए, गवर्नमेंट अगर 1000 करोड़ रुपया खर्च करती है तो लोगों की 1000 करोड़ की इनकम बढ़ जाती है, फिर वो इनकम आगे भी तो जाती है। वो लोग खर्च करते हैं तो किसी और की इनकम बढ़ती है, फिर वो लोग खर्च करते हैं तो किसी और की इनकम बढ़ती है। तो वो इनकम क्या एक ही बार महसूस होती है या कई बार महसूस होती है, वो इनकम कई बार इकोनॉमी में घूमती है। ये आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। देखिए उसी तरीके से उससे इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होता है मल्टीप्लायर का, और इसकी वजह से सेकेंडरी एंड टर्शरी इंप्लॉयमेंट भी होती है। मतलब गवर्नमेंट एक बार 1000 करोड़ लगाती है, लेकिन वो 1000 करोड़ कई बार 1000 करोड़ और जनरेट कर देता है, यानी वो पैसा मार्केट में घूमता रहता है, इकोनॉमी में घूमता रहता है और कई गुना इनकम जनरेट कर देता है। मेरी बात आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा। 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशन, ये इंपॉर्टेंट है। पंप प्रीमिंग, बेटे पंप प्रीमिंग में क्या होता है, सरकार एक ही बारी में पैसा लगाती है खूब सारा, एक ही बारी में मान लो 50,000 करोड़ लगा दिए या 20,000 करोड़ लगा दिए इकोनॉमी में, एक ही बारी में मोटा पैसा, ताकि इकोनॉमी जो रिसेशन में चली गई थी वो रिकवर आ जाए। क्योंकि जब एक बार आप 20-30 हजार करोड़ रुपए लगाओगे तो 20-30 हजार करोड़ अगर 5 बार भी घूमेगा, मान लो 20,000 करोड़ लगाया तो वो घूमते घूमते 1 लाख करोड़ की इनकम जनरेट कर देगा, अगर देश में वो 5 बार घूम गया तो। ये 1 शॉट इंजेक्शन होता है। सोचो एक ही बारी में आप एक ही बारी में मोटा अमाउंट लगा देते हो। और फिर अगला होता है कॉम्पनसेटरी स्पेंडिंग। बेटा कॉम्पनसेटरी स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट एक बारी में मोटा पैसा नहीं लगाती, गवर्नमेंट को लगता है जितना पैसा प्राइवेट लोग कम लगा रहे हैं, जितना उन्हें लगाना चाहिए था उससे जितना कम लगा रहे हैं वो हम लगाएंगे। यानी यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, डेलिबरेटली कॉम्पनसेट करती है डेफिशिएंसी इन दी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा प्राइवेट लोग कम लगा रहे हैं, जितना लगाना चाहिए था उन्हें, जितना वो लीकेज हो रही है उनके पैसे की, उतना पैसा गवर्नमेंट लगाती है। यानी गवर्नमेंट बहुत मोटा अमाउंट इकट्ठा नहीं लगा देती, इसमें छोटा छोटा अमाउंट करके लगाती है। ये दोनों डिप्रेशन के टाइम की बातें हैं। डिप्रेशन मतलब जब इकोनॉमी एकदम डूब गई होती है, उसे उठाने के लिए, एकदम डूबी हुई इकोनॉमी को उठाने के लिए। ठीक है जी। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा, अब अगर इन टू रिड्यूस दिस सिवियरिटी ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी, महंगाई बहुत ज्यादा होगी, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी। खर्चे कम करने से इकोनॉमी में वापस बैलेंस लेके आएगी। अब अगला आता है बेटा, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, टैक्सेस के बारे में बताइए, टैक्सेस क्या करते हैं। देखिए फॉर एस्टैब्लिशिंग स्टेबिलिटी टैक्स काम आता है। स्टेबिलिटी मतलब बराबरी लाने के लिए, जो अमीर है उससे ज्यादा टैक्स लो, जो गरीब है उससे कम टैक्स लो, इक्वालिटी को लेकर आओ टैक्सेस की वजह से। एनकरेजिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग प्राइवेट एक्सपेंडिचर। बेटे एक बात बताओ, गवर्नमेंट, ध्यान से सुनना, अगर गवर्नमेंट हमसे, जैसे मुझसे मान लो, गवर्नमेंट मुझसे अगर ज्यादा टैक्स लेगी तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम समझते हो ना, मान लो मेरी इनकम है 1 लाख, अब उस 1 लाख में से अगर गवर्नमेंट 40,000 टैक्स ले लेगी तो मेरे पास डिस्पोजेबल खर्च करने योग्य बचेंगे सिर्फ 60,000, तो मैं 60,000 ही खर्च कर पाऊंगा। पर अगर गवर्नमेंट मेरा टैक्स कम कर दे, मानो गवर्नमेंट ने मेरा टैक्स कर दिया 20%, तो अगर मैं 1 लाख कमाता हूं और मुझे सिर्फ 20% टैक्स देना है तो मेरे पास बचेंगे 80,000। मेरे पास कितने रुपए बचेंगे, 80,000। तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। यानी मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाई या घटाई जा सकती है, उसकी वजह से मेरी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट चेंज होगी। किसी भी प्राइवेट व्यक्ति की
डिस्पोजेबल इनकम को गवर्नमेंट बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, उसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट और उनकी कंजम्पशन बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ठीक है जी, यही लिखा है इधर। अब रिसेशन में क्या होगा? रिसेशन में प्राइवेट लोगों की कंजम्पशन को एनकरेज किया जाएगा। कैसे? लोअर कॉर्पोरेट टैक्स से एंड लोअर पर्सनल टैक्सेस से। मतलब बेसिकली सभी के टैक्सेस को कम किया जाएगा। जैसे आजकल गवर्नमेंट कमर्शियल टैक्स, जो आपके कॉर्पोरेट टैक्सेस है, वो भी कम कर रही है। क्यों कम कर रही है? ताकि देश में ज्यादा प्रोडक्शन की जा सके, उनके पास ज्यादा पैसा हो बिजनेस हाउसेस के पास। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में उल्टा हो जाएगा, एक्सेसिव टैक्सेशन करेंगे, न्यू टैक्सेस भी लगाएंगे और एग्जिस्टिंग टैक्सेस का रेट भी बढ़ाएंगे, सो दैट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड, सो दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब लोगों का जो खर्च, लोग जो अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, प्राइवेट खर्चे कर रहे हैं, वो कम हो जाए। तो इन्फ्लेशन में इकोनॉमी को सप्रेस करना होता है और डिप्रेशन में इकोनॉमी को ऊपर उठाना होता है, रिसेशन में। ठीक है जी, अब इधर एक लाइन डाल दो, ये भी खत्म हो गया। अब तीसरे पे आ जाओ। बेटा हमारे इकोनॉमिक्स में आपको पता है ना कैसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो छोटे छोटे आंसर अच्छे से पढ़ने हैं। पब्लिक डेट्स कौन सी होती है? पब्लिक डेट मतलब जब सरकार लाइबिलिटी उठा लेती है, सरकार आपका पैसा ले लेती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डेट। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक अपने लोगों से, एक आउटसाइड सोर्सेस से। पब्लिक डेट की दो फॉर्म्स है बेसिकली। एक तो मार्केट लोन। बेटा मार्केट लोन मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचती है शॉर्ट टर्म पैसे के लिए, लॉन्ग टर्म पैसे के लिए अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल बॉन्ड बेचती है। जैसे NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड बिकते हैं, RECL के बॉन्ड बिकते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बॉन्ड बिकते हैं, ऐसे कई लॉन्ग टर्म नेचर के बॉन्ड बेचती है सरकार। तो सरकार आपको बॉन्ड बेचती है, तो आपका पैसा सरकार के पास जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो ये बॉन्ड्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। फिर एक होती है स्मॉल सेविंग, जैसे सभी लोगों के NSC खुले होते हैं, पेंशन स्कीम्स खुली होती हैं, आप लोग अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं, तो ये सारा पैसा किसके पास जमा हो रहा होता है? एक्चुअली में सरकार के पास जमा हो रहा होता है। जैसे आप NSC लेते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, तो ये सब पैसा किसके पास जमा हो रहा है? अल्टीमेटली आप मुझे बताओ, ये पैसा किसके पास जमा हो रहा है? ये पैसा, आपका जो पैसा है वो किसके पास जमा हो रहा है? बताओ जरा सोच के। सरकार के पास। ठीक है, ये खरीदे बेचे नहीं जा सकते, जैसे सिक्योरिटीज तो खरीदी बेची जाती हैं, ये नहीं खरीदे बेचे जाते। इसमें क्या होता है? अगर गवर्नमेंट आपसे बोरविंग कर लेगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा कम बचेगा। और अगर गवर्नमेंट आपका पैसा वापस लौटा देगी, तो आपके पास खर्चा करने के लिए ज्यादा पैसा होगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर बोरविंग करेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, कर्टेल मतलब रिड्यूस हो जाएगी। और अगर रीपेमेंट कर देगी सरकार आपको, तो आपके पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तेज में पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये सब समझ आ रहा है आपको कम से कम। ठीक है जी, आगे देखिए। बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब बजट के बारे में बात हो रही है। वो कहता है जी बजट तीन तरीके के ये अलग आंसर है, इस पे ऊपर एक लाइन डाल लो। अब बजट आ गया, तीन पढ़ लिए थे ना हमने, चौथा है। अब बजट के बारे में बात हो रही है। बेटा बजट क्या होता है? जब गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट बनाती है कि आने वाले ईयर में वो अपने पास कितना पैसा आपसे लेगी और कितना पैसा आप पे खर्च करेगी। अगर ये बैलेंस होता है, बैलेंस मतलब अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब गवर्नमेंट के पास आने वाला पैसा, गवर्नमेंट के पास से जाने वाला पैसा यदि बराबर रहेंगे, तो भैया फिर तो एग्रीगेट डिमांड पे कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर गवर्नमेंट आपसे मान लेते हैं कि आपसे रेवेन्यू ज्यादा ले रही है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स ज्यादा ले रही है और आप पे खर्चे कम कर रही है। देश में गवर्नमेंट ले रही है आपसे 1 लाख करोड़ और खर्च कर रही है 80,000 करोड़, तो एक तरीके से 20,000 करोड़ को गवर्नमेंट ले गई अपने पास। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ये लीकेज हो जाएगी, एक तरीके से लीकेज हो गई ना, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे ज्यादा पैसा ले गई। इसके कारण नेट एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगी बेटा, इस पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा एडी पे। इसकी वजह से एडी फॉल हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड। और अगर गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं तो उसके कारण एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। मानो गवर्नमेंट आप पे खर्च कर रही है 1 लाख करोड़ और आपसे ले रही है 60,000 करोड़, 40,000 करोड़ डेफिसिट। तो जब बजट डेफिसिट में बनाया जाता है, देखो जब गवर्नमेंट के लिए बजट अगर डेफिसिट होगा, सोचो मैं गवर्नमेंट हूं, अगर मेरे लिए बजट डेफिसिट है तो वो देश के लिए अच्छा है, क्योंकि देश को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। डेफिसिट बजट का मतलब है सरकार आपसे कम पैसा ले रही है और आपके ऊपर खर्च ज्यादा कर रही है, तो देश में ग्रोथ होगी, मतलब बड़ी तेज एडी बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है जी, ये जनरल बातें की हुई हैं। फिर आगे देखिए, अब आगे आता है बात टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी दो तरह की हो सकती है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। इसका क्या मतलब है? देखो मैं एक डिस्कस करूंगा, एक आप खुद से पढ़ लेंगे। एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो होती है वो बेसिकली एट द टाइम ऑफ रिसेशन होती है बेटा, एट द टाइम ऑफ क्या होती है? रिसेशन। और वहीं पे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी
एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन होती है। मेरी बात को समझना, अगर एक इकोनॉमी नीचे जा रही है, रिसेशन में जा रही है, तो उसे ऊपर उठाना है, इसे बोलेंगे एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अगर एक इकोनॉमी नीचे जा रही है तो जो पॉलिसी आप यूज करोगे वो एक्सपेंशनरी होगी, और अगर एक इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बहुत इन्फ्लेशन में उड़ रही है, तो उसे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब नीचे आ भाई, नीचे आ। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? अब सुनो, इसमें क्या कहा जाता है, ये बड़े उन्होंने विचित्र सा चित्र बना दिया है, मैं आपको बस इसका बेसिक बता देता हूं इसमें क्या कहा जा रहा है। देखो इस चित्र में वो ये कह रहा है कि मान लेते हैं, पहले एग्जांपल लो, पहले AD1 और शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई जो है उसका कर्व 1 यहां पे मीट करते थे, ठीक है। फिर कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थोड़ी भांग ज्यादा पीते थे, उनके अपना अलग ही कहना था। वो कहते थे कि जब देश में कभी एक्सपेंशन आ रही होगी, मान लो देखो रिसेशन आ रही होगी, रिसेशन मतलब देश में डिमांड कम हो रही होगी, मतलब अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा होगा, इसे रिसेशन कहते हैं इस स्टेज को। तो अगर देश में डिमांड कम हो रही होगी तो लोगों की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ध्यान से सुनना, लिख भी लेना चाहो तो। अगर देश में डिमांड कम हो रही होगी तो प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो वर्कर डर जाएंगे कि हमारी तो जॉब चली जाएगी, इसलिए वर्कर की वेज रेट कम हो जाएंगे। उनका ये मानना था वेज रेट कम हो जाती है, क्लासिकल वालों का उनका ये मानना था कि वेज रेट कम हो जाते हैं। जब वेज रेट कम हो जाती है तो उसके कारण प्रोडक्शन सस्ती हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोडक्शन सस्ती, और प्रोडक्शन सस्ती होने के कारण जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। बेटा राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब सप्लाई बढ़ जाती है, तो SAS 2 पे आ जाएगी, और यहां पे पहले इक्विलिब्रियम यहां था Y1 पे, अब ये इक्विलिब्रियम Y2 पे आ जाता है। उनका ये मानना है, ये क्लासिकल का मानना है, ये मेरा मानना नहीं है। लेकिन बाद में कहा गया कि ये पॉलिसी गलत है, ये जो आपने डायग्राम बनाया जी ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप ये मान रहे हो कि वेजेस की जो वेजेस जो है वो स्टिकी नहीं है, वेजेस तो फ्लेक्सिबल है, वेजेस कम हो सकती हैं। जबकि बाद में जब केन्स ने अपना व्यू लिखा तो केन्स ने कहा आप गलत कहते हो, क्लासिकल भाई को बोला कि वो तुम गलत कहते हो। उनका ये मानना था कि AD तो यही है, SAS 1 भी यही है, लेकिन इन केन्स का मानना था कि वेजेस कम नहीं होंगी, कोई खर्चा कम नहीं होगा, गवर्नमेंट को साथ देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपना पैसा लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपना खर्चा करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी को उठाना है, गवर्नमेंट अपने खर्चे करेगी, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करेगी, टैक्सेस कम करेगी, लोगों के पास पैसा जाने देगी। इस सब के कारण केन्स भाई का मानना था कि AD1 ऊपर AD2 ऊपर आ जाएगा, यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो जो पहले इक्विलिब्रियम था Y1 पे, उसकी जगह अब नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा Y2 पे। दोनों में इक्विलिब्रियम Y2 पे ही आ रहा है, लेकिन प्राइस केन्स के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। देख रहे हो, एग्रीगेट डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ गया जब AD बढ़ेगी। तो बस अंतर यह था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये बोलते थे कि जो पुरानी सप्लाई कर्व है उससे कम सप्लाई कर्व पे आ जाएंगे हम, मतलब उससे डाउनवर्ड बट इंक्रीज सप्लाई पे आ जाएंगे। और केन्स भाई बोलते थे कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ना कि एग्रीगेट सप्लाई। बोलिए दोनों नहीं बढ़ सकते, दोनों बढ़ेंगे तब तो ये वाला इक्विलिब्रियम आ जाता, दोनों नहीं बढ़ रहे। क्लासिकल कहते थे कि सिर्फ सप्लाई बढ़ेगी, और केन्स भाई कहते थे कि डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। इसी को एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं। बिल्कुल इससे उल्टा यहां पे डिस्कस किया जाता है जब आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी पढ़ते हैं। अब आगे आता है बेटा रिसेशनरी गैप किसे कहते हैं। ये याद करिए, ये बड़ा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम ये कह देते हैं कि ये तो भैया एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड अभी की है, और ये एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो इसके और इसके बीच में काफी सारा गैप है कि नहीं है। तो वो गैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो गैप बेसिकली डिफ्लेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, उसी को डिफ्लेशनरी गैप कह दिया जाता है। मतलब अगर करंट एग्रीगेट डिमांड, ऐसे समझो कि करंट एग्रीगेट डिमांड अगर कम है उस एग्रीगेट डिमांड से जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती, अगर अभी की एग्रीगेट डिमांड कम है उस एग्रीगेट डिमांड से जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती, तो उनके बीच का जो गैप होगा दैट इज कॉल्ड रिसेशनरी गैप। ऐसे ही आप एक बेटा रिसेशनरी गैप की जगह एक्सपेंशनरी गैप भी बोल सकते हो, उल्टा होके, जब हमारी करंट एडी अगर ऊपर चली जाए तो। देखिए अब वो ये कहता है कि कुछ एग्जांपल दो मुझे, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। बट एक बात हो, लंबे समय में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ एग्जांपल दो। एक बात हो, अगर गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समझते हो ना, डैम बना दे, ब्रिज बना दे, हाईवे बना दे, तो उससे पॉजिटिव सप्लाई साइड इफेक्ट होता है। क्योंकि आप जब डैम बनाओगे, फ्लाईओवर बनाओगे, तो आपका पैसा मार्केट में जाएगा, वो पैसा फिर और भी घूमेगा।
व्हेन द गवर्नमेंट सपोर्ट बिल्डिंग अ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो प्राइवेट सेक्टर को अच्छी चीजें मिलेंगी, उनको अपने ओवरहेड्स मिल जाएंगे जो चाहिए, जैसे रोड मिल जाएगी, बिजली मिल जाएगी, पढ़े लिखे वर्कर मिलने लगेंगे। जैसे गवर्नमेंट अगर अपना पैसा पब्लिक एक्सपेंडिचर में एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करेगी तो उससे ग्रोथ होगी। अगर आप एक टैक्स पॉलिसी अच्छी बनाएंगे, जैसे उससे इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों को फायदा दोगे, जैसे जिसने रिसर्च करी है उसे कोई इनाम दोगे या उसको टैक्स की माफी दोगे, ऐसा कुछ करोगे तो लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये बस एग्जांपल्स हैं, ये कभी लिखने को एग्जांपल में मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो लिखा हुआ आपके मॉड्यूल में तो मैंने पढ़ा दिया। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बेटा, सीधे सीधे क्वेश्चन, बीच बीच की लाइनें नहीं उठाएगा। फिस्कल पॉलिसी रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ऑब्वियसली बात है बेटा, फिस्कल पॉलिसी इनइक्वालिटी भी दूर हो जाती है। इनइक्वालिटी मतलब अमीरी गरीबी दूर हो जाती है। क्यों? अमीरों से ज्यादा टैक्स लेते हैं रॉबिनहुड बन के और गरीबों पे खर्च करते हैं, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। फिर होता है डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स भी अलग अलग होता है, जैसे मान लो सेम चीज पे अगर कमर्शियल यूज के लिए ले रहे हो सामान तो ज्यादा टैक्स और नॉर्मल यूज के लिए ले रहे हो तो कम टैक्स, ऐसा भी किया जा सकता है। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, गवर्नमेंट जो अपना खर्चा करेगी वो यूजुअली ऐसा हो सकता है बैकवर्ड एरिया में ज्यादा करे, बैकवर्ड लोगों के लिए ज्यादा करे, बैकवर्ड क्लास ऑफ लोगों के लिए ज्यादा पैसा खर्च करे। गवर्नमेंट अपने खर्चे में उन्हें मतलब वाइल स्पेंडिंग मनी, जब गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च करती है, वाइल स्पेंडिंग मनी गवर्नमेंट में प्रोवाइड मोर फंड्स, गवर्नमेंट चाहे तो मोर फंड्स प्रोवाइड करेगी, किसको? टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समझ आ गई बेटा आपको मेरी बात? परफेक्ट। तो इससे क्या करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इनकम एंड वेल्थ की इनइक्वालिटीज को दूर करती है, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेती है, गरीबों पर ज्यादा खर्च करती है। लिमिटेशन क्या है बेटा फिस्कल पॉलिसी की? इसकी बड़ी सारी बुराइयां हैं भाई। पहली बात तो ये लैग्स, लैग्स मतलब होता है डिले। भाई साहब पहले तो यही नहीं पता चलता क्या काम करना है, सरकारी अफसर सोते रहते हैं, फिर जब ये पता लग जाता है यहां गलत हो रहा है उसके लिए डिसीजन लेने में देरी लग जाती है, डिसीजन हो जाता है तो उसको इंप्लीमेंट करने में देरी हो जाती है, इंप्लीमेंट करने के बाद उसका इंपैक्ट आने में देरी हो जाती है। ऑब्वियसली आता है, ऐसा थोड़ा है कि आपने कर दिया कोई काम और एकदम से इकोनॉमी में उसका इंपैक्ट आएगा, उसका इंपैक्ट आने में भी टाइम लगेगा। कभी कभी रॉन्ग टाइमिंग होती है, कभी कभी पता है क्या होता है, इन लैग्स में इतना डिले हो जाता है कि जैसे मान लो इकोनॉमी डूब रही है, गवर्नमेंट ने सोचा क्या करें क्या करें, प्लानिंग करते करते उसे एग्जीक्यूट करते करते 6 महीने लगा दिए, पता चला 6 महीने में रिसेशन बीत गया और इकोनॉमी अब इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है और गवर्नमेंट की पॉलिसी अब काम कर रही है, तो रॉन्ग टाइमिंग पे काम कर रही है। पता चला इकोनॉमी उल्टी चल रही है, अब वापिस हो गई इकोनॉमी और गवर्नमेंट की पॉलिसी अब आई है। तो कभी कभी इतनी रॉन्ग टाइमिंग होती है, कभी कभी रिजिड पॉलिसी होती है जो समय के साथ चेंज नहीं हो सकती, कंडीशंस के साथ चेंज नहीं हो सकती। जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया तो बहुत सारी पॉलिसी इमीडिएट चेंज होनी चाहिए थी, मेडिकल नहीं, अदर फैसिलिटीज भी, अदर काम भी। जैसे एकदम से इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना बैन हो जाने चाहिए थे पूरी तरह, खाली कुछ एरिया के इंपोर्ट्स क्यों, पूरे चाइना के इंपोर्ट बैन हो जाने चाहिए थे। तो कई पॉलिसीज में भी डिलेज होते हैं गवर्नमेंट की काफी और रिजिड होती है पॉलिसी। डिफिकल्ट टू रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बेटा गवर्नमेंट के कई ऐसे खर्चे हैं जो जरूरी हैं। अब हमने तो कह दिया कि गवर्नमेंट का खर्चा कम कर दो, गवर्नमेंट खर्चा कम करे। अब गवर्नमेंट अगर ओल्ड एज पेंशन बांटती है तो बांटेगी, बुजुर्ग लोगों को पेंशन देनी बंद थोड़ी ना कर देगी, ये दिक्कत है। पब्लिक वर्क्स को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, फोरकास्ट ठीक नहीं किए जा सकते, कई बार अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स के क्लैश होते हैं। एक जगह पे सही करने के लिए जो आप डिसीजन लेना चाहते हो, पता चला वो किसी और ऑब्जेक्टिव के साथ क्लैश कर रहा है आपके, तो और पता चला लोन ले लिया, परपेचुअल बर्डन हो गया। गवर्नमेंट ने बोरविंग तो कर ली, इन मार्केट में से पैसा कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बोरविंग कर दी, पर वो हमेशा के लिए बर्डन चढ़ गया 5 साल के लिए, अब 5 साल ब्याज भरना पड़ेगा। अगला है क्राउडिंग आउट, ये मैं अच्छे से समझाऊंगा। क्राउडिंग आउट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है, जिसमें एक बात बोलूं, किसी को धक्का मार के अगर आप बाहर निकाल देते हो, कभी आप भरी हुई बस में बैठे हो, उसमें सोचो कि एक नया पैसेंजर चढ़ जाए और किसी एक को निकाल दे, तो दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। तो इसमें क्या होता है, क्राउडिंग आउट बेसिकली मतलब क्या है, जैसे गवर्नमेंट अगर कोई काम करने लग जाती है बहुत ज्यादा, तो उसके कारण वो काम प्राइवेट लोग नहीं कर पाते, वो बाहर हो जाते हैं। जैसे इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है कि मानो कि गवर्नमेंट अगर स्कूल के बच्चों को फ्री लैपटॉप बांट दे, तो जो लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां थी वो मार्केट से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि अब उनका लैपटॉप कौन खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। उसी प्रकार एग्जांपल लो कि गवर्नमेंट ने अगर बहुत सारा लोन उठा लिया मार्केट से कुछ नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए, गवर्नमेंट ने लोन उठा लिया, तो मार्केट में पैसा कम हो गया। अब कम होने की वजह से जो बचे हुए लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, जिन्हें लोन चाहिए था, उन्हें लोन नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो महंगे रेट पे मिलेगा।
दिस इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट, यानी गवर्नमेंट के किसी एक एक्शन की वजह से बाकी लोग बाहर हो जाते हैं मार्केट से बाहर, मतलब उन्हें धक्का लग जाता है, दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। तो ये पूरा वेल एक्सप्लेन्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके साथ ही साथ आपको चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा समझ आ गया, बढ़िया तरीके से समझ आ गया। बोलिए।